हेलो एवरीवन। आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ही हमारा 67वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, सोनसोगर किस भारतीय राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर इसका दूसरा है गोवा की। और बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में तो वह है केटू। केटू जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, लेकिन केटू को भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं माना जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना जाता है और कंचनजंगा जो सिक्किम राज्य भारत का उसमें स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो आंसर इसका दूसरा है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। एस अगस्त ओट्स किसकी आत्मकथा है? आंसर इसका बी है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं और किस राज्य से संबंधित हैं? तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? यानी इन दोनों विधियों के द्वारा कौन प्रजनन कर सकता है? ये हाइड्रा है। आंसर इसका डी है हाइड्रा। देखिए, जो पुनर्जनन और मुकुलन ये दोनों प्रजनन की अलैंगिक प्रक्रिया हैं। जो प्रजनन की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। तो अलैंगिक में सिंगल पेरेंट शामिल होता है, यानी सिंगल पेरेंट ही संतान की उत्पत्ति कर सकता है। और लैंगिक में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी जैसे माता पिता, तो ये संतान की उत्पत्ति करते हैं। अब बात करें हाइड्रा के बारे में तो हाइड्रा भी एक जीव है। जैसे हम और कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा ये सभी जीव हैं, उसी तरह ये भी जीव हैं। तो ये हाइड्रा का चित्र है। अब देखिए, हाइड्रा अपने आप में से टूट जाता है। अपने आप में से पहले वृद्धि करता है, फिर बाद में टूट जाता है। तो ये हाइड्रा की मुकुलन विधि है। और बात करें प्लेनेरिया के बारे में तो ये भी एक जीव है और ये किस विधि के द्वारा प्रजनन करता है? तो ये पुनर्जनन के द्वारा प्रजनन करता है। मानो ये एक प्लेनेरिया है, एक पूरा प्लेनेरिया है, तो इसका एक टुकड़ा काट देते हैं, ऐसे ये काट दिया। अगर ये ऊपर बचा और ये आधा इधर बचा नीचे, और ये पुनर्जनन करके ये न्योकातों बन जाएगा, यानी दूसरी संतान उत्पत्ति कर देगा। तो ये पुनर्जनन यानी जो काटा है जिसमें से वो सेम तरह से बन गया दूसरा भी, तो ये पुनर्जनन प्रक्रिया है। खमीर या ईस्ट ये मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा और खमीर ये दोनों मुकुलन के द्वारा प्रजनन करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया था पुनर्जनन और मुकुलन दोनों के द्वारा, तो वो हाइड्रा है। और प्लाज्मोडियम वह विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। तो मानिए प्लाज्मोडियम है, तो अपने आप में से दो से अधिक हिस्सों में टूट गया, यानी 1, 2 और 3, तो इसने 3 संतानों की उत्पत्ति कर दी अपने आप में से। तो ये प्लाज्मोडियम बहुविखंडन की प्रक्रिया है। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक सेल आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? ये साइकोन है। आंसर इसका बी है साइकोन। साइकोन पेरिफोरा संघ का सदस्य है या जंतु है। जो पेरिफोरा संघ होता है वो अधिकतर उसके सदस्य समुद्री खारे पानी में पाए जाते हैं। और ये जो साइकोन है एक ही जगह पर पूरा जीवन काट देता है। देखिए, साइकोन या समुद्री तल पर पाया जाता है या चट्टानों के तल पर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है बेडलैंड स्थल आकृति का क्षेत्र चंबल नदी को कहते हैं, तो ये सही है। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं, तो ये भी सही है। सांगपो ये ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है सांगपो, तो आंसर इसका ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है बिहार का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, तो ये गलत है क्योंकि बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? आंसर इसका दूसरा है बहुविखंडन। यानी जो प्लाज्मोडियम है अपने आप में से 3 हिस्सों में टूट जाता है, 2 से अधिक हिस्सों में टूट जाता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? बहुविभाजन की प्रक्रिया। पैरामीसेमी भोजन एक विशिष्ट स्थान तक की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं।
आंसर इसका पहला होगा पच्छाव्य। देखिए पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है और बात करें पच्छाव या सिलिका के बारे में तो ये छोटे छोटे बालों की तरह संरचना होती हैं और जो कई जीवों की कोशिकाओं के सतह पर पाई जाती हैं। पच्छाव उपकला जानवरों के शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? ये उपस्थित होता है श्वसन में, श्वसन का आंसर सी है। अब बात करें पच्छाव उपकला के बारे में, ये परत ट्रैकिया, श्वसन पथ और मूत्रवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब आदि पर मौजूद होते हैं। पणजी किस नदी पर स्थित है? आंसर इसका पहला है मांडवी नदी और पणजी गोवा की राजधानी है और मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है और मांडवी नदी पर दूध सागर झरना भी स्थित है और दूध सागर झरना कहाँ पर स्थित है? गोवा में। जुआरी और मांडवी ये दोनों प्रमुख नदियाँ हैं गोवा की। हाइड्रा तारा मछली प्लानेरिया से संबंधित हैं, यानी किस तरह ये वो प्रजनन करती हैं? तो आंसर इसका पहला है पुनर्जनन द्वारा प्रजनन करते हैं ये तीनों। वहाँ पूछा गया था हाइड्रा के बारे में, तो हाइड्रा मुकुलन और पुनर्जनन दोनों के द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो ये एक क्वेश्चन में पूछा गया था। अब बात करें पुनर्जनन के बारे में, तो पुनर्जनन ये विधिया है, मानिए ये प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया यहाँ से एक भाग इसका काट लिया हमने, प्लेनेरिया के एक भाग यहाँ से काट लिया, यहाँ ऊपर तक है और ये रह गया नीचे और ये एक भाग इसका ये आ गया। जो ये काटा है ये पूरा एक बन जाएगा इसी की तरह, पूरा जीव बन जाएगा इसी की तरह। तो ये पुनर्जनन प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने पर तलाक लेने का अधिकार दिया गया है? यानी तलाक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये आंसर पहला है इसका अनुच्छेद 142 वन के अंतर्गत और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की पात्रता दी गई है, यानी राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यताएं दी गई हैं वो अनुच्छेद 158 में दी गई हैं। यानी राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ऐसी पात्रता अनुच्छेद 158 में दी गई है। और अनुच्छेद 324 में, ये अनुच्छेद 324 जो भारत निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित है, उसका प्रबंध इसमें दिया गया है भारत निर्वाचन आयोग का। और अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? ये प्रीति रजक हैं। आंसर इसका पहला है प्रीति रजक। प्रीति रजक सेना की पहली महिला सूबेदार हैं और प्रीति रजक किस राज्य से संबंधित हैं? ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं और ये भारतीय निशानेबाज हैं। इनके द्वारा जो 19वीं एशियाई खेल खेले गए थे होंगजू चाइना में, तो इनमें इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। तो रजत पदक जीतने के बाद इन्हें पदोन्नति दी गई है। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशेष मात्रा किसका अंतर्हीन स्रोत है? तो ये मीथेन गैस है। आंसर इसका सी है मीथेन गैस। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र होता है CH4। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, या आप जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं अभी बड़े वाले से देखेंगे तो ये सभी उपधातु हैं ग्रीन वाले में। और एक पोलोनियम, ये भी उपधातु है, यानी बॉर्डर लाइन पे जो आ रही हैं उपधातु हैं। तो बिस्मिथ इसका आंसर सही है, ये बॉर्डर लाइन पर स्थित नहीं है, यानी ये उपधातु नहीं है। जो बॉर्डर लाइन तत्व हैं उनमें बोरोन शामिल है, सिलिकॉन शामिल है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम और ये पोलोनियम। तो कुल मिलाकर 7 तत्व हैं जो बॉर्डर लाइन तत्वों में शामिल हैं बॉर्डर लाइन रेखा पर। तो जो उपधातु हैं वो सभी ये बॉर्डर लाइन तत्वों में शामिल हैं। जो पोलोनियम है इसे उपधातु नहीं माना जाता है, ये विवादित है, लेकिन रेलवे के द्वारा जो पूछा गया था उसमें आंसर 7 था। तो ये उपधातु नहीं माना क्योंकि इसमें पूरी तरह से उपधातुओं के गुण शामिल नहीं हैं, लेकिन रेलवे के द्वारा ये 7 माना गया था, तो ये भी शामिल है पोलोनियम। बिस्मिथ एक धातु है, जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो है Bi और 21 ग्रुप में है। ग्रुप इसका 15वां है और आवर्त है छठा। तो छठे आवर्त
और ग्रुप 15 में स्थित है बिस्मिथ, और ये बॉर्डर लाइन रेखा पर स्थित नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु होते हैं, तो उपधातुओं की संख्या 7 है। आंसर इसका सी है 7। उपधातु, देखिए उपधातुओं में धातु और अधातु इन दोनों के गुण शामिल होते हैं, और ये धातु और अधातुओं को अलग करते हैं, अलग करने वाली रेखा पर स्थित हैं। इधर धातु है और इधर अधातु है। ये जो लाइन है ये उपधातुओं वाली लाइन है, ग्रीन वाली। प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से घातक मलेरिया जो सबसे अधिक गंभीर है के कारण होता है। तो मलेरिया का वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है, तो मादा एनीफिलीज के मच्छर के कारण होता है मलेरिया। तो ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। किस प्लाज्मोडियम के कारण होता है वो यहाँ पूछा गया है। तो आंसर इसका डी है, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। गोवा पर शासन करने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे? आंसर इसका बी होगा, पुर्तगाली। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है गोवा में। पुरुष में कितने अंडकोश या टेस्टिकल्स होते हैं? आंसर इसका बी है, 2। और अंडकोश थैली में स्थित होते हैं। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आंसर इसका पहला होगा प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत अभी गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और लाल दोमा ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन अभी फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आंसर इसका सी है, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई गोवा के अभी राज्यपाल हैं। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं अभी। केवल त्रिविक्रम परनायक ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। सी.पी. राधाकृष्णन ये राज्यपाल हैं अभी झारखंड के। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसमें सीटों की संख्या है 40। आंसर बी है। और गोवा में 1 राज्यसभा सीट है, 2 लोकसभा सीटें हैं। विंध्य पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर इसका सी है, मध्य प्रदेश। और इसके अलावा ये राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड इनमें भी इसका विस्तार माना जाता है। ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये विंध्य पर्वतमाला है। वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। आंसर इसका बी है, राजनाथ सिंह। और एस जयशंकर ये देश के विदेश मंत्री हैं। अमित शाह इनके पास गृह मंत्रालय है। और इसके अलावा सहकारिता मंत्री भी अमित शाह हैं। सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के पास है। प्रहलाद जोशी के पास देखिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण मामले और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है। और इसके अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी प्रहलाद जोशी के पास है। रंध्रों या स्टोमेटा नामक छोटे छिद्र के माध्यम से पादपों की पत्तियों से जल निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बाष्प उत्सर्जन। आंसर इसका सी है। रंध्र या स्टोमेटा ये पादपों के तने, पत्तियों और अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वायुमंडलीय गैसीय विनिमय को नियंत्रित करते हैं। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच बेसिन की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1802 में। आंसर इसका डी है। और जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो इसी के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध बेसिन संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 तक चला था। और जो बेसिन संधि पर किस पेशवा के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये बाजीराव सेकंड के द्वारा, बाजीराव द्वितीय के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि के परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य अंग्रेजों का संरक्षक बन गया, ब्रिटिश साम्राज्य का। छत्रपति शिवाजी महाराज किस मराठा घराने से संबंधित हैं? आंसर इसका पहला होगा, भोसले। और मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी। और मराठा साम्राज्य चला था 1818 तक। 1674 से 1818 तक रहा है मराठा साम्राज्य का शासनकाल। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर इसका सी है, 7 अगस्त को।
और नेशनल जेवलिन डे क्यों मनाया जाता है? 2021 के जो ओलंपिक खेले गए थे 2020 के थे, लेकिन 2021 में खेले गए थे टोक्यो जापान में। तो उनमें नीरज चोपड़ा के द्वारा भारत के लिए भाला फेंक स्पर्धा में ओलंपिक के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता गया था भारत के लिए। तो इस रिकॉर्ड के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। तो तब से इसकी घोषणा की गई थी 2021 में, और अगले साल 7 अगस्त को ये दिवस यानी 2022 से ये दिवस मनाया जाने लगा है। गोवा का क्षेत्र अधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है गोवा का अधिकार क्षेत्र। आंसर डी सही है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य सबसे छोटा है? तो ये गोवा है। आंसर इसका सी है, गोवा। जो गोवा का क्षेत्रफल है वो 3702 वर्ग किलोमीटर है। और बात करें सबसे कम आबादी वाले राज्य के बारे में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य यानी सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। सिक्किम में लगभग 6 लाख जनसंख्या है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच में स्थित है। ये गोवा है। मराठों द्वारा चौथ और सर देशमुखी के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये दोनों ही कर थे। आंसर इसका पहला होगा आय के स्रोत को बढ़ाना। मराठा साम्राज्य में सर देशमुखी में कर के रूप में भू राजस्व का कितना प्रतिशत लिया जाता था? आंसर इसका चौथा है 9 से 10% का। सर देशमुखी में 10% का हिस्सा लिया जाता था भू राजस्व का। और चौथ में जो दूसरा कर था चौथ, तो उसमें 1/4 हिस्सा लिया जाता था भू राजस्व का। तो इसीलिए इसे चौथ कहा जाता है। यानी ये 25% था और ये 10%। अंडकोश के अंदर स्थित वृषण नर जनन पिंड वृषण का तापमान रखना होता है, तो इस शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। आंसर इसका डी है, शरीर के तापमान से कम। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इससे 2 या 3 सेल्सियस कम होना चाहिए, यानी 33 से 34 सेल्सियस तक होना चाहिए। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और ये को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए थे? किसे प्रदान किए थे? तो राजपूतों को प्रदान किए गए थे उच्च पद। यहाँ इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा। प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को निम्न में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो वे वास्तुकार थे। आंसर इसका सी है, वास्तुकार। और बालकृष्ण दोषी जो वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिज़कर पुरस्कार दिया जाता है, और यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय हैं। इन्हें यह पुरस्कार 2018 में दिया गया था। देश के दूसरे यानी सेकंड लोकपाल अध्यक्ष कौन है? आंसर इसका दूसरा है, AM खानविलकर देश के दूसरे लोकपाल हैं। और देश के पहले लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष यानी PC घोष देश के पहले लोकपाल थे। गोवा राज्य का राजकीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? आंसर इसका डी होगा, फिलैंथ्रोटेड बुलबुल। तो बुलबुल से याद रखिएगा, बुलबुल राजकीय पक्षी है गोवा का। गोवा का राजकीय फूल कौन सा है? चमेली है इसका राजकीय फूल। गोवा का राजकीय फल कौन सा है? तो गोवा का राजकीय फल है काजू। आज के लिए इतना ही। कल आपसे पूछा गया था छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? ये स्थित है झारखंड में। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए। स्वतंत्र भारत के पहले ऊर्जा मंत्री कौन थे?